हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम क्या देखने वाले हैं? देखो, हमने इसके पहले क्या देखा था? तो हमने देखा था कि भैया एसिलरेशन होता क्या है, एवरेज एसिलरेशन कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन कैसे निकालते हैं। फिर हमने ये देखा था कि अगर हमें मान लो कि मुझे x से v निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? तो एक बार डिफरेंशिएशन। अगर मुझे v से a निकालना है तो अगेन v का एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। लेकिन अगर उल्टी डायरेक्शन में जाने को बोले, मतलब कि a से v निकालने को बोले, तो हमें करना पड़ता है इंटीग्रेशन। और v से x निकालने को बोले तो भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है, यस और नो। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर हमें कोई एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ दिया जाता है, अगर कोई एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? लीनियर। और लीनियर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। यस और नो। तो यहीं से आप पता लगा सकते हो कि इसका अप्रोप्रिएट ग्राफ क्या आना चाहिए। यस और नो। आप उल्टी डायरेक्शन में जाओ तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट सॉरी जीरो का कांस्टेंट बता सकते हो, कांस्टेंट का लीनियर, और लीनियर का यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। ठीक है। तो ऐसे हमने डायरेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी देखा था। उसके बाद क्या देखा था? तो उसके बाद हमने ये भी देखा था कि भैया यहाँ पे एसिलरेशन के लिए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि एसिलरेशन कैन बी वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन हमने देखा था कि हमारे लिए जो भी स्टडी करने वाले हैं हम, उसमें एसिलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। एसिलरेशन कांस्टेंट मतलब कि हमेशा एसिलरेशन का ग्राफ यही रहेगा। यस और नो। अगर एसिलरेशन का ग्राफ यही रहेगा तो उसके रिलेटेड वेलोसिटी का ग्राफ हमेशा यही रहेगा। और अगर वेलोसिटी का ग्राफ ये रहेगा तो इसके लिए जो भी पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा वो हमेशा यही रहेगा। तो हम यहाँ पे स्टडी में जो भी मोशन देखने वाले हैं, वो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा कैसी मोशन होगी? वो हमेशा हमें हमें जो स्टडी करनी है वही। ऐसा नहीं है कि रियलिटी में एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। भैया वो तो आपके हाथ में होता है ना। आप व्हीकल पे जाते हो तो आपके हाथ में एक्सीलरेटर होता है। आप चाहो तो एक्सीलरेशन बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके हाथ में। लेकिन हमें जो यहाँ पे स्टडी करना है ना, हमें जो यहाँ पे जो भी सारी सिचुएशन प्रोवाइड की जाएगी उसमें हमेशा एसिलरेशन यूनिफॉर्म होगा, मतलब कि कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन ही हमारे सिलेबस में है। यस और नो। तो इसी को हम स्टडी करेंगे। मतलब कि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि जो भी मेरा ये एसिलरेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट कैसा होना चाहिए? लीनियर। देखो यहाँ पे मैंने एक प्लॉट बनाया है, क्या वो लीनियर है? जी हाँ, ये लीनियर ग्राफ है। यस और नो। तो हमेशा याद रखो, हमारे लिए अभी से जो मोशन आने वाली, जिसको हम स्टडी करने वाले, जिसको हम कांस्टेंट एसिलरेशन वाली मोशन भी बोलते हैं या फिर यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। यस और नो। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है बच्चों, कि हमारे लिए जो भी एसिलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। यस और नो। क्योंकि अब से हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन। चाहे वो एक्स डायरेक्शन में होने वाली मोशन हो या फिर वाई डायरेक्शन में होने वाली मोशन हो, वो हमारे लिए यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन होगी। मतलब कि थ्रू आउट द मोशन हमारे केस में एसिलरेशन कांस्टेंट ही दिया जाएगा। यस और नो। तो यहाँ पे अगर एसिलरेशन कांस्टेंट है तो बच्चों मेरे दिमाग में तीन सवाल आते हैं। अगर मुझे एसिलरेशन पता है तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूं? एसिलरेशन पता है तो भैया मैं कितने टाइम बाद उसकी उतनी वेलोसिटी होगी वो निकाल सकता हूं। इतने टाइम के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो भी निकाल सकता हूं। यस और नो। अरे वो छोड़ो, इतने टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो भी तो निकाल सकते हैं। यस और नो। तो यहां पे हमारे पास ऐसे देखने जाए तो दो रिक्वायरमेंट बनती है। अगर एक्सीलरेशन पता हो तो हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दूसरा उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी तो निकाल सकते हैं कि भैया उसने इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो क्या हम यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन बना सकते हैं कि एवरी टाइम क्या है कि हमें ग्राफ वगैरह ड्रॉ ना करना पड़े, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकल के आ जाए? तो जी हाँ, हमारे पास वो फॉर्मूलाज है। हम यहाँ पे वो फॉर्मूलाज बना सकते हैं। यस सुनो, कि जहां पे जब भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन आती है और आपको बोला जाए कि भैया इतने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और आपको एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया गया है, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सीधा वो फॉर्मूला लगा दो फाइनल वेलोसिटी का और आपको आंसर मिल जाएगा। यस सुनो। अगर मान लो किसी ने आपको ये बोला कि भैया एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है,
बताओ इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो भैया यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस का एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन वाला भी एक फॉर्मूला होना चाहिए कि ताकि सीधा फॉर्मूला अप्लाई किए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, आंसर मिल गया। यस और नो। तो ऐसे हमें यहाँ पे फॉर्मूला की जरूरत पड़ी। यस और नो। अभी देखो पहला फॉर्मूला तो आपको पता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, हमें हमें सिर्फ 3 ही फॉर्मूला यहाँ पे स्टडी करने हैं बच्चों। 3 फॉर्मूला है बस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली मोशन के सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है। वैसे तो 2 ही फॉर्मूला है, तीसरा बनाया गया फॉर्मूला है। जब भी टाइम प्रोवाइडेड नहीं होता है तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो तीसरा वाला है। यस और नो। तो यहाँ पे सिर्फ 3 फॉर्मूला है और वही याद रखना है, सारी मोशन कंप्लीट। ये पूरा चैप्टर के इसके बाद का भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस यही 3 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। यस और नो। तो पहला फॉर्मूला तो हमने कल ही देखा था, बनाया था। ठीक है, वो क्या था, v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस एटी, दैट यू ऑलरेडी नो। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, मान लो मुझे किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिया गया है। मान लो कि मुझे बोला गया कि एक व्हीकल है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव हो रहा है। ठीक है, बताइए उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि 0 मीटर पर से, मतलब कि वो 0 से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। तो बताइए 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब कि v0 आपको प्रोवाइडेड है, एक्सीलरेशन भी प्रोवाइडेड है, टाइम भी प्रोवाइडेड है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट दैट फाइनल वेलोसिटी। मतलब कि 5 सेकंड के बाद उसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल था, हमने कल देखा था। ऑब्जर्वेशन से ही ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यस, हमने देखा था कि इतने टाइम में कितनी वेलोसिटी हो सकती है, अगर 0 से स्टार्ट नहीं करता और किसी पहले से ही उसके पास वेलोसिटी है तो क्या होता है। तो वो सारी डिटेल चर्चा हमने इसके आगे वाले लेक्चर में कर दी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, आसान है ना, याद हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस एटी, जहां v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। सो इट इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, चलो v, ये जो v लिखा है इसको कई बार फाइनल भी बोला जाता है, तो इसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, नहीं फाइनल नहीं लिखते हैं, क्योंकि फाइनल तो वो होती है कि जब वो एंड होती है मोशन तब की फाइनल। ठीक है, लेकिन हम यहां पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी एट टाइम टी। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी एट टाइम टी। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जो हुई होगी वो। ठीक है, तो इसको फाइनल नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अगर उतने टाइम के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो हमारे वो टाइम के लिए वो हमारे लिए फाइनल हो जाएगी। ठीक है, चलो तो उसको छोड़ देते हैं, ऐसे लिखते हैं v इज द वेलोसिटी एट टाइम t। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं, वेलोसिटी एट t। ठीक है, क्लियर है। तो फॉर्मूला सिंपल है, आसान है, v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस एटी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। दूसरा फॉर्मूला, तो यहां से हमें बच्चों ये फॉर्मूला हमें कितना काम का है पता है। ये फॉर्मूला से हमें किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब कि उसकी वो टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी हुई होगी वो भी पता लगा सकते हैं। कई बार ना फाइनल वेलोसिटी पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो और टाइम आपको दिया गया हो, तो आप एक्सेलरेशन कितना है वो भी निकाल सकते हो। तो बहुत सारी चीजें यहां से मिल जाती है। यस और नो। तो ये होगा पहला फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, अगर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं तो क्या हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे कोई पूछे कि भैया एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है, तो बताइए कि उसने इतने पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो भैया वो डिस्टेंस कैसे निकालूं, क्या हमारे पास ऐसा डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला है। जी हाँ, यहां पे है, ध्यान से देखो ये वाली मोशन को। यहां पे मान लो कि ये किसी एक ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन का v वर्सेस t वाला प्लॉट है, मतलब कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाला प्लॉट है किसी एक ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन का। क्या सच में कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन दिखाई दे रहा है। जी हाँ, देखो ध्यान से देखो, क्या ये v वर्सेस t का प्लॉट है। हाँ, v वर्सेस t का प्लॉट अगर लीनियर है तो कहीं ना कहीं इसका डिफरेंशिएशन लोगे तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। हो गया ना, तो मतलब कि वो सही है, ये ग्राफ सही है, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन का ही ग्राफ है। यस और नो। चलो इसमें ग्राफ पहले तो क्या दिखा रहा है वो ध्यान से समझो। देखो मुझे यहाँ पे ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट यहां दिया गया है और वहां पे लिखा है v0, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जब टाइम स्टार्ट हुआ, टाइम 0 से स्टार्ट हुआ, देखो तब पहले से ये ऑब्जेक्ट के पास इतनी वेलोसिटी थी। अगर वो 0 से स्टार्ट करता तो ग्राफ यहां से ड्रॉ होता, या सुनो, लेकिन ग्राफ तो ऊपर से ड्रॉ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से उसके पास जब टाइम स्टार्ट हुआ, जब हमने उसको एक्सीलरेशन देना स्टार्ट किया, तब पहले से इसके पास कुछ वेलोसिटी थी, कितनी थी, v0। ठीक है,
मान लो कि जब टाइम टी के ऊपर पहुंचे, जब टाइम इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, जब वो टाइम इंक्रीज होते 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 मान लो कि टी के ऊपर पहुंचा, तब एट टाइम टी मान लो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते कितनी हो गई, v के बराबर हो गई। ठीक है, कितनी हुई, यहां से इतनी इंक्रीज हो गई, v के बराबर इंक्रीज हो गई। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अभी मुझे निकालना है क्या, क्योंकि वेलोसिटी का निकालने का फॉर्मूला तो ले लिया हमने कि ये v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस एटी है, वो तो हमने देख लिया। अभी मुझे डिस्टेंस निकालना है। बच्चों सोचो, वेलोसिटी से मुझे डिस्टेंस निकालना है। अगर वेलोसिटी से पोजीशन निकालने की बात आए तो ये तो उल्टी डायरेक्शन हो गई ना। उल्टी डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यस और नो? और क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, मैंने बोला था इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर कर्व। सो एरिया कवर्ड बाय दैट ग्राफ। ठीक है, यही तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है। मैंने समझाया था, डोंट से नो, मैंने समझाया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया कवर्ड और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, है कि नहीं? हमने समझाया था कि नहीं समझाया था? हाँ, तो यही यहां पे लगाना है। बच्चों सिंपल, अगर मुझे x चाहिए तो मैंने देखा कि मेरे पास v वर्सेस t का प्लॉट है, उसके ऊपर से अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है, x का कोई फंक्शन बनाना है, तो ये तो उल्टी डायरेक्शन हो गई, और उल्टी डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया बाउंडेड बाय दैट ग्राफ। यस और नो? तो मुझे मतलब कि इतना एरिया अगर मुझे पता चल जाए तो मैं आसानी से यहां पे x का वैल्यू निकाल सकता हूं। अल्टीमेटली बोलूं तो x क्या होगा, ये जो इतना एरिया है ना, ये एरिया जितना आएगा ना उतना x आएगा। यस और नो? ठीक है, अभी ये एरिया निकालो कैसे, ये एरिया निकालना बहुत ही आसान है। बच्चों ध्यान से देखो, मैंने इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया हमारा पहला पार्ट और ये हो गया ब्लू कलर वाला हमारा दूसरा पार्ट। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे नीचे वाला जो सेक्शन है ना वो मुझे कुछ रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, और ऊपर वाला जो टू है, नंबर टू सेक्शन है, वो मुझे ट्राइंगल जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्राइंगल का एरिया मुझे पता है, ये राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। यस और नो? और नीचे जो रेक्टेंगल है उसका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यस और नो? तो वही फॉर्मूला अप्लाई करो ना, वही फॉर्मूला अप्लाई करो। ध्यान से देखो, इतनी लेंथ कितनी है यहाँ पे, ये इतनी लेंथ कितनी है, तो देखो जीरो से वी जीरो, मतलब कि इतनी लेंथ वी जीरो है। और इतनी लेंथ कितनी है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इतनी लेंथ कितनी होगी, टी के बराबर जीरो से लेके टी। भैया एक्सिस है ना, एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर ये एक्स एक्सिस पे टाइम चल रहा है और वो वी वाई एक्सिस पे वेलोसिटी चल रही है, उससे क्या लेना देना, हमें तो एरिया निकालना है ना। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मान लो कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, यस और नो? या फिर इसको हाइट बोल दो, वाई एक्सिस पे है तो लेंथ इनटू हाइट। तो हमारे लिए लेंथ कितनी है यहाँ पे टी, और हाइट कितनी है यहाँ पे वीओ के बराबर। यस और नो? सिंपल है। तो यहाँ पे देखो, डायरेक्टली देखो, एरिया बिटवीन दी इंस्टेंट ओ एन टी इज नथिंग बट इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, मतलब कि इसका एरिया प्लस ये इसका एरिया। यस और नो? ये दोनों को एरिया को मिला दो तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन मिलेगी। तो x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय दिस ट्राइंगल प्लस एरिया कवर्ड बाय दिस रेक्टेंगल। यस और नो? अभी एरिया कवर्ड बाय दिस ट्राइंगल क्या होता है, एरिया कवर्ड बाय दिस ट्राइंगल क्या होता है, सोचो सोचो, एरिया कवर्ड बाय दिस ट्राइंगल कितना लिखूं मैं, हाँ ये राइट एंगल है ना, तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। देखो बेस कितना हुआ, इतना, और इतना कितना लिख सकते हैं, तो देखो टोटल कितना है ये v, उसमें से इतना कितना है v नोट, तो टोटल में से v नोट सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या हमें इतना मिलेगा, है कि नहीं? यस और नो? सिंपल है ना? तो भैया ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस कितना आया, v माइनस वी नोट इनटू, अच्छा ये परपेंडिकुलर कितना हुआ, ये t के बराबर हुआ, है कि नहीं? तो ये हो गया t, तो मतलब कि ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ v माइनस वी नॉट इंटू टी। ठीक है, इतना ट्राइंगल का एरिया है, प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया, इसका एरिया कितना होगा, तो t इंटू वी नॉट, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ये लेंथ। ठीक है, तो सिंपल है ना, तो ये तो वी नॉट इंटू टी हो गया। यस और नो? सिंपल है? अरे भैया एकदम सिंपल है है कि नहीं? तो ये हो गया पोजीशन। कैसे पोजीशन निकाली, सीधा इंटीग्रेशन करके। क्लियर है ना? इंटीग्रेशन करके पोजीशन निकाली, आसान है ना? अभी देखो, इसको अगर मुझे लिखना है ना, देखो एक ऐसे भी लिख सकता हूं और एक ऐसे भी लिख सकता हूं।
मैं दो तरीके से इसको लिख सकता हूं, ठीक है, मैं दो तरीके से इसको लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, ऐसे कैसे लिखते हैं इसको, ध्यान से देखो। इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं, तो क्या मैं इसको हाफ वी टी माइनस हाफ वी जीरो टी लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस ये हो गया वी जीरो टी। तो देखो ये हो गया हाफ वी टी, पूरे वी जीरो टी में से हाफ निकल जाए तो कितना बचेगा, हाफ वी जीरो टी बचेगा। और यहां से हाफ कॉमन ले रहे तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस वी जीरो इंटू टी, है कि नहीं। तो यहां पे अगर देखोगे तो इसको लिखेंगे v जीरो प्लस वी डिवाइड बाई टू टाइम्स टी। ये तो बच्चों क्या होता है v प्लस वी जीरो, ये तो एवरेज हुआ ना, मतलब कि इसको तो v बार बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला क्या लिखा, यही फॉर्मूला मैंने लिखा v बार टी के बराबर। क्लियर हुआ ये पॉइंट कैसे मैंने लिखा, ठीक है। जस्ट ब्रैकेट को ओपन करो, आपको सब समझ में आ जाएगा, यस और नो। तो यहां पे इसी पे से मैंने ये फॉर्मूला वापस लिखा, यस और नो। और एक एक ये बना फॉर्मूला v प्लस वी जीरो बाई टू इंटू टी, मतलब कि v बार टी, ये एक फॉर्मूला बना। और दूसरा फॉर्मूला अगर लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, एक ऐसे लिख सकते हैं और एक ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, ये क्या मैं v माइनस वी जीरो को मैं 80 बोल सकता हूं, कहां से लिखा ये, तो यहां से लिखा। अभी ना इसको मिटा देता हूं जरा, इसको ना मिटा देता हूं, ये इनिशियल वगैरह वो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैंने मिटा दिया, नंबर 1, ठीक है। तो इसको ना मैं क्या लिख सकता हूं पता है, v माइनस वी जीरो दैट इज इक्वल्स टू 80। जरा देखो ना, v जीरो को यहां पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस वी जीरो, उसका वैल्यू किसके बराबर, 80 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे v माइनस वी जीरो को 80 से रिप्लेस करूं तो कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला मेरे लिए क्या हो गया, अभी हाफ इसकी वैल्यू को हमने 80 प्लेस किया तो ये हो गया, ऑलरेडी एक t था और यहाँ पे t मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस वी जीरो टी। अगर इसको सीधा लिखे तो ये क्या लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट x इज इक्वल्स टू वी जीरो टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर है, वी जीरो टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यस और नो। तो ये हो गया हमारे लिए फॉर्मूला नंबर 2। तो एक है v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस 80, ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या आया, x इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अगर किसी वेलोसिटी को ही निकालना है तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज करो। अगर वेलोसिटी के साथ साथ आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन भी निकालने को बोला जाए तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज करो। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको टाइम इज मस्ट, टाइम चाहिए, यस और नो। मान लो कि आपको क्वेश्चन में टाइम प्रोवाइडेड नहीं है और आपको बोला कि x निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हमारे पास एक और रास्ता है, फॉर्मूला नंबर 3, यस और नो। देखो ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 2, इसको भी हम फॉर्मूला नंबर 2 ही बोलेंगे, बस लिखने का तरीका अलग है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां पे हमने ब्रैकेट को ओपन नहीं किया, यहां पे हमने v माइनस वी जीरो को 80 से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया हमारे लिए वी जीरो टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अगर यहां पे हम v ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें v प्लस वी जीरो बाई टू वाली एक टर्म मिलेगी जिसको हम एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं, तो हम इसको v बार टी भी लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूला नंबर 2 ही है, सेम फॉर्मूला है, ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो फॉर्मूला नंबर 3, मान लो कि बच्चों आपको टाइम नहीं प्रोवाइडेड है, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, अगर आपको टाइम नहीं दिया गया है तो ये फॉर्मूला को ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला से मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। वैसे इससे भी स्टार्ट कर सकता हूं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लो कि मैं ऊपर वाला ये फॉर्मूला है ना, यहां से स्टार्ट करता हूं। तो x इज इक्वल टू वी बार टी। अच्छा, तो v बार की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v प्लस वी जीरो बाई टू, एवरेज ऑफ वेलोसिटी, यस और नो। तो ये हो गया v प्लस वी जीरो बाई टू। अच्छा, t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों यहां पे आओ, क्या यहां से यहीं से मैं t की वैल्यू भी तो बना सकता हूं। देखो अगर मैं a को इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो v माइनस वी जीरो बाई ए क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो अगर मैं वही t की वैल्यू अगर यहां पे प्लेस कर दूं तो ये हो गया v माइनस वी जीरो बाई ए। तो अभी देखो ये तो हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी। बच्चों मैथमेटिक्स में पढ़े थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला क्या आ गया, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर डिवाइड बाय ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कितना, ट्वाइस ए। मतलब कि ये हो गया हमारे लिए फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है।
ये हो गया हमारे लिए फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, अगर अच्छे से लिखूं और फिर ब्रैकेट बनाऊं तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस है। ठीक है, तो ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें अगर आपको टाइम की वैल्यू पता नहीं हो और डायरेक्टली आपको फाइनल वेलोसिटी पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो और एक्सीलरेशन पता हो और आपको बोले कि पोजीशन कितनी है या फिर इतने टाइम में, टाइम नहीं दिया गया लेकिन आपको बोले कि भैया वो अब कहां होगा, अथवा तो कैसा पूछेंगे कि कितने डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आप, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला नंबर 3 यूज कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने क्या किया, टाइम की वैल्यू ही यहां पे प्लेस कर दी। ठीक है, तो अगर टाइम नहीं है, टाइम आपको दिया गया नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला नंबर 3 यूज कर लो। ठीक है, यस और नो। इसको रीराइट करना हो तो आप ऐसे ट्वाइस ए को यहां पे ले जाओ, एस के साथ मल्टीप्लाई कर दो और वी जीरो स्क्वायर को यहां पे लेके आओ, राइट हैंड साइड पे लेके आओ, तो ये फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो ऐसे याद रखो, आज एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस है, या तो उसको ऐसे याद रखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो हमारे लिए बस ये 3 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3। अगर मुझे कोई बोले कि आप कौन सा फॉर्मेट याद रखोगे, तो मैं फॉर्मूला नंबर 1 में तो यही याद रखूंगा, एक ही तो है, इसमें कोई रीराइट तो किया नहीं है। फॉर्मूला नंबर 2 को मैंने ऐसे भी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं किसको याद रखूंगा, मैं इसको याद रखूंगा। ठीक है, ये होगा मेरे लिए सेकंड नंबर का फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला अगर मुझे याद रखना है तो मैं इसको ऐसे याद रखूंगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 3 फॉर मी। हालांकि आप अगर इसे ऐसे याद रखना चाहते हो तो ये वाले फॉर्मेट से भी याद रख सकते हो। ये सुनो, अभी बच्चों यहां पे ये जो तीनों फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखे ना, उसमें ना हमने ये माना था कि ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे है। ठीक है, हमने ये माना था कि ये ऑब्जेक्ट ना ओरिजिन से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। लेकिन सोचो कि अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करता है, तो क्या यहां पे उसकी इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे होगी? नहीं होगी। अगर वो ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट करता है तो इनिशियल पोजीशन हम 0 मान सकते हैं, जैसे टाइम में करते हैं ना, t0 को हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, t0 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हम उसको इनिशियली 0 से ही स्टार्ट करते हैं, बीच में से कभी टाइम स्टार्ट नहीं करते। लेकिन पोजीशन के लिए ऐसा नहीं है ना, पोजीशन पे एवरी टाइम वो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से ही स्टार्ट करे जर्नी, वो जरूरी नहीं है। वो हो सकता है कि ओरिजिन से कुछ आगे आ गया हो, वहां पे रुका है और वहां से वापस जर्नी स्टार्ट करता है। मतलब कि मान लो कि ये ओरिजिन है, पहले यहां से उसने जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम चलने के बाद यहां पे आके रुका है, अभी वापस वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो अब अगर हम वापस उसकी जर्नी स्टार्ट करता है, वहीं से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले से वो कुछ x0 जितना डिस्प्लेसमेंट कर चुका है यहां से, या सुनो ओरिजिन से, तो अभी उसकी जर्नी ना x0 से स्टार्ट होगी, यहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होगी, या सुनो। तो ऐसे टाइम में ये जितने भी फॉर्मूलाज हमने तीनों देखे ना, उसमें हमने क्या एजम्पशन लिया था, हमने ये एजम्पशन लिया है कि भैया उसकी जर्नी ना ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है, यस और नो, सॉरी, हाँ उल्टा बोल गया, ओरिजिन से स्टार्ट है, यस नो, वो जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट कर रहा है। अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जैसे लिखा है वैसे ही आप लिख सकते हो। ठीक है, सभी फॉर्मूला हमने जैसे लिखा है वैसे ही लिख सकते हो। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करता है जर्नी, और मान लो x0 से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तो ऐसे केस में यही फॉर्मूला आपको रीराइट करना पड़ेगा। पहले फॉर्मूला में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट करे या फिर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करे, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे x है ही नहीं, या सुनो। लेकिन सेकंड नंबर वाला जो फॉर्मूला है ना, उसमें थोड़ा चेंज आएगा। देखो सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहां पे ये फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x0 प्लस वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब कि यहां पे आपको x0 ऐड करना पड़ेगा। बात तो सही है ना, क्योंकि हम जितने भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं। अभी अगर वो ऑब्जेक्ट पहले से x0 जितना डिस्प्लेसमेंट कर चुका है, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी मुझे इतना x0 यहां पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो x0 प्लस जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये क्या, ये वैल्यू क्या दिखाई देती है, ये आपको कौन सी वैल्यू देती है, डिस्प्लेसमेंट की ना, x की वैल्यू निकल रही है, मतलब कि डिस्टेंस दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा, समझ रहे हो, है कि नहीं, यस और नो। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो पहले से ओरिजिन से x0 पे है तो हमें इतना डिस्टेंस ऐड करना पड़ता है।
ये तो यही बात हो गई ना, यहाँ पे जैसे हमने देखे थे, ध्यान से देखो, यही बात हो गई ना, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट नहीं करता हो और v0 से स्टार्ट करता हो, तो हमें कहीं ना कहीं ये v0 को भी तो ऐड करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वो अगर अपनी जर्नी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करता और x0 से स्टार्ट करता है, तो कहीं ना कहीं हमें इतने डिस्टेंस में x0 को भी ऐड करना पड़ता है, यस सुनो। तो तब ये फॉर्मूला, सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे लिए, सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला बनेगा ये, ठीक है, x इज इक्वल टू x0 प्लस v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिमिलरली फॉर्मूला नंबर 3 क्या बनेगा, तो सिमिलरली यहां पे भी हमने क्या किया है, ये x को हमने फाइनल माना है। एक्चुअल में आपको पता है यहाँ पे x0 राइट हैंड साइड पे क्यों आया, एक्चुअली यहाँ पे x माइनस x0 होता है, यस सुनो, x माइनस x0 इज इक्वल टू दिस, और ये x0 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाता है, यस सुनो, इसीलिए हमें यहाँ पे x0 प्लस v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला था इतना, ठीक है, अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो, अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करता है तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस x0, यस सुनो। आप खुद ही देख लो, अगर आप यहाँ पे x0 की वैल्यू अगर ओरिजिन से स्टार्ट करते हो जीरो प्लेस करोगे, यहाँ पे भी जीरो प्लेस करोगे, तो क्या आपको ये फॉर्मूला मिला, क्या आपको ये वाला ये फॉर्मूला मिला, मिल गया, यस और नो, मतलब कि ये फॉर्मूला सही है, यस और नो। तो अगर ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो आप ये वाला फॉर्मूला पहले जो हमने लिखा था वो, अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करता है तो हमारे पास यहाँ पे x0 को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे x0 ऐड होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। वैसे ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही हुआ है, x माइनस x0 ही है, यस और नो, और फिर x0 को राइट हैंड साइड पे ले गए, लेकिन लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, या फिर एक ही फॉर्मूला याद रखो, ये तीनों फॉर्मूला याद रखो, और उसमें अगर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो x0 को जीरो प्लेस कर दो, ठीक है, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हुआ यहां तक? तो बच्चों ये तीन फॉर्मूला है जो हमें याद रखने हैं, क्लियर हुआ यहां तक, है कि नहीं? चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे जाए, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल 3। बच्चों क्या पूछा है, देखो ध्यान से, क्या पूछा है, ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। मतलब कि जो तीन फॉर्मूला हमने यहां पे लिखे ना, उसको कैलकुलस की मेथड से आपको प्रूव करने को, डिराइव करने को बोले हैं, यस और नो। अब तक जो हमने फॉर्मूला लिखे तीनों, v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी, x इज इक्वल टू x0 प्लस v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो भी था तीसरा जो फॉर्मूला था वो क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए x माइनस x0। ये तीनों फॉर्मूला आपको यहाँ पे कैलकुलस का यूज करके प्रूव करना है। कैलकुलस का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन वगैरह यूज करके आपको, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह यूज करके आपको प्रूव करने हैं, यस नो, मतलब कि तीनों फॉर्मूला आए कैसे, वो आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वगैरह यूज करके प्रूव करना है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन वगैरह यूज कर, मतलब कि आप सीधा कोई भी फॉर्मूला ना तो ग्राफ के पास जा सकते हो, ना तो कोई सीधा फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर ध्यान से देखा होगा तो हमने पहले तो ये फॉर्मूला लिखा, हालांकि उसको कैसा है वो ऑब्जर्वेशन से ही हमने लिखा था, यहाँ पे ये कैसे है वो ऑब्जर्वेशन से ही लिखे थे, लेकिन फिर भी हमें ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे डिराइव करना है, यस और नो, समझ में आया? चलिए तो कैलकुलस से पहले तो पहला वाला जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी, ठीक है। चलो तो पहला फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अभी पहला फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बच्चों मुझे इतना तो समझ में आता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है। क्या आपको भी पता है ये चीजें? क्या आपको भी पता है? जी हाँ, अगर आपको ये पता है तो यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। हमें वो फॉर्मूला डिराइव करना है तो यहीं से जर्नी स्टार्ट करेंगे। अभी क्या करेंगे, dt को यहां ले जाएंगे। अरे भैया ये पता है ना dv बाई dt क्या होता है, v का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है, पता तो है, x से v और v से t, सॉरी a, v से a, x से v निकालना है तो भी डिफरेंशिएशन, v से a निकालना है तो भी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। क्लियर है? चलो तो अभी मैं क्या करता हूं पता है, dt को यहां पे लेके आता हूं, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या किया, dt को ये साइड पे ले लिया, सो a इंटू डी टी दैट इज इक्वल्स टू dv। आया बात समझ में यहां तक? ठीक है, इसको थोड़ा सीधा लिखता हूं, तो dv को पहले लिखता हूं, dv इज इक्वल्स टू a dt, ठीक है। अभी क्या करना है, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेना है, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। दोनों साइड पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, देखो ये साइड पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है और ये साइड पे विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है, यस और नो। तो हमने क्या किया, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लिया। मैंने देखा कि भैया वो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v0 से v तक
इंक्रीज हो रही है या फिर चेंज हो रही है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है ना, और वो भी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, लेकिन वो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, इनिशियल वेलोसिटी से लेके उसकी v वेलोसिटी तक करना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब मैंने ये v0 से v तक की वेलोसिटी का चेंज देखा, तब मैंने टाइम का चेंज कितना नोट डाउन किया था, 0 से लेके t। तो मैंने ये बोलूंगा मैं कि 0 से लेके t इंटरवल में मान लो कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v0 से v तक चेंज हो रही है, तो मैंने वेलोसिटी के लिए रेंज लगा दी v0 से v, और यहाँ पे टाइम की रेंज लगा दी 0 से t। अभी इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन क्या यहाँ पे 1 लिख सकता हूं, जी हाँ। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल v है, तो 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में v आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिमिट लगा दो v0 से लेके v, क्लियर है। चलो यहाँ पे एक्सीलरेशन बच्चों हमारे लिए अभी सभी मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली होगी, नहीं समझ में आता तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली होगी, और कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो बच्चों अगर ये बाहर आ जाएगा तो ये इंटीग्रेशन 0 से लेके t 1 dt हुआ, है कि नहीं। अभी देखो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, t होगा, यस और नो। और यहाँ पे अपर माइनस लोअर कर दे हम लोग, हाँ जी, तो v की जगह पे अपर लिमिट v और लोअर लिमिट क्या होगी v0, तो v माइनस v0 दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, t होता है, और यहाँ पे भी लिमिट 0 से लेके t। चलो अभी लिमिट को यहाँ पे प्लेस करो, तो ये v माइनस v0 इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है, यस और नो। तो बच्चों ये क्या आया, v इज माइनस v0 दैट इज इक्वल टू at। क्या अभी घंटी बजी, टिन टिन टिनिंग, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1, यस और नो। कैसे कैलकुलेट किया हमने, कैलकुलस मेथड से इंटीग्रेशन करके हमने ये डिराइव किया, क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt लिखो और फिर इंटीग्रेट करते जाओ, ठीक है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड इसको बोला जाए, क्योंकि मैंने dt को ये साइड पे ले लिया, मतलब कि वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। आप देखोगे तो ये पाओगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी वेरिएबल है एंड राइट हैंड साइड पे टाइम वेरिएबल है, मतलब कि हमने वेरिएबल को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। इसको बोला जाता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ठीक है। इतने बारे बारे वर्ड में फेंकूंगा नहीं आपको, क्योंकि आप मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो इसको पढ़ने वाले, लेकिन बेचारे बायोलॉजी वाले बच्चे ना कंफ्यूज है, सर ये कौन सी मेथड आ गई, नहीं अरे भैया कुछ भी नहीं है, यहां से सिर्फ हमने अलग कर दिया, दैट्स इट, इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। चलो नंबर 2, ये पहला फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बच्चों याद करो, हमें पोजीशन की वैल्यू देता है, एक्स की वैल्यू देता है। तो एक काम करते हैं ना, अभी हम कौन सा रिलेशन यूज करते हैं, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। क्या वेलोसिटी dx बाई dt के बराबर होती है, जी हाँ, x का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है, यस और नो। तो वही सारी चीजें वापस यहाँ पे स्टोरी रिपीट, dt को ये साइड पे लेके आओ, वेरिएबल सेपरेट कर दिए, वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो गई है, ठीक है। अभी क्या करो, dx को मैं यहां पे लिखता हूं v टाइम्स dt, क्लियर है। दोनों साइड पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, तो यहां पे दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लिया, यहां पे भी मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ले लिया, है कि नहीं। अरे भैया हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ो, अभी आगे बढ़ते जाओ। अच्छा अभी देखो ध्यान से, ये x की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वेरिएबल x है। तो मान लो कि वो ऑब्जेक्ट x0 पोजीशन से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है और x तक जा रहा है, यस और नो, उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, x है। यहाँ पे तब टाइम के रेंज क्या थी, 0 से लेके t थी। अभी बच्चों देखो यहाँ पे v का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में तो नहीं हो सकता, और एक्सीलरेशन है तो v भी वेरिएबल ही है, तो फिर इसका क्या करें। अरे करना कुछ भी नहीं है, आप आसानी से इसको इंटीग्रेट कर पाओगे अगर आप वो v की वैल्यू यहां से प्लेस कर दो, ठीक है, यहां से प्लेस कर। सर लेकिन यहाँ पे तो कैलकुलस मेथड बोला है, तो बच्चों ये हमने डिराइव किया ना, कैलकुलस से डिराइव किया, तो डिराइव करने के बाद तो अभी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे v की वैल्यू, ये वाला जो पहला जो हमारा इक्वेशन है उसकी जगह वहां से वैल्यू बना के यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x0 से x 1 dx दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से t, v का वैल्यू क्या लिखेंगे अभी, v0 प्लस at लिखेंगे dt, क्लियर हुआ यहां तक। चलो अभी इंटीग्रेट करो, वन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x होता है, आपको पता है, फाइनल और इनिशियल, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। चलो अभी इंटीग्रेशन का रूल है बच्चों, क्या रूल है, इंटीग्रेशन एडिशन में
सेपरेटली अप्लाई हो सकता है, मतलब कि 0 से t की लिमिट, यहाँ पे v0 dt प्लस यहाँ पे भी 0 से t की लिमिट, यहाँ पे at dt। ठीक है, चलो अभी इनिशियल वेलोसिटी तो भैया कांस्टेंट होती है ना, 0 होगी या 5 से स्टार्ट होगी तो 5 होगी, तो वो तो कांस्टेंट ही होती है। ठीक है, और यहां पे हम अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स जीरो, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे बच्चों क्या लिखेंगे, v0 को बाहर ले सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट होगा। सर लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी ना भैया, लेकिन इनिशियल है v0, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी वो थोड़ी ना चेंज होगी। मैंने बोला कि वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये 5 उसकी इनिशियल वेलोसिटी, 5 वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना, तो इसीलिए मैंने v0 को यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 1 dt, 0 से लेके t, प्लस एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन है, इसलिए ये तो बाहर आ जाएगा, ये हो गया t dt। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स जीरो, दैट इज इक्वल्स टू v0 इंटू 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t होता है बच्चों, 0 से लेके t प्लस a, यहां पे t का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एक पावर इंक्रीज होगा और इंक्रीज हुआ पावर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये हो गया 0 से लेके t। तो बच्चों ध्यान से देखो यहां पे मुझे क्या मिला, इट इज नथिंग बट x माइनस एक्स जीरो, दैट इज इक्वल्स टू, देखो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो ये हो जाएगा t माइनस जीरो, और यहां पे क्या होगा a/2 बाहर, 2 बाहर ले लिया, अपर लिमिट t स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है। तो बच्चों ये हमारा सेकंड फॉर्मूला भी आ गया। देखो x0 को राइट हैंड साइड पे ले गए, ये हो गया v0t और ये हो गया प्लस हाफ at स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। कैसे डिराइव किए, इंटीग्रेशन करके डिराइव किए। क्लियर हुआ यहां तक, है कि नहीं? तो अभी लास्ट नंबर 3, थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, तो बच्चों उसके लिए यही यूज करेंगे, ध्यान से देखना, एक्सीलरेशन का यही वाला जो हमारा रिलेशन है ना वही यूज करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा अलग से यूज करेंगे, ध्यान से देखना। a इज इक्वल्स टू, बच्चों हमें पता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन dv बाई dt, या सुनो मैं एक काम करता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया यहां से, मैंने ना यहां से किया कुछ भी नहीं है, dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने, dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। इसको दोबारा क्यों लिखूं, यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या है, a इज इक्वल टू dv बाई dt, a इज इक्वल टू dv बाई dt। मैंने क्या किया यहां पे एक्स्ट्रा dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं ना, उसमें क्या बुराई है, कर सकते हैं, dx dx चम्मा चम्मा तो 1 हो जाएगा, तो ये एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हैं ना, तो एडजस्टमेंट मैंने किया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ये dx को यहां और dt को यहां ले लेता हूं। ठीक है, dx को dv के डिनोमिनेटर में ले लेता हूं, भैया मल्टीप्लीकेशन है तो कुछ भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया dx बाई dt, तो हमने क्या किया यहाँ पे dx और dt की पोजीशन चेंज कर दी। भाई मल्टीप्लीकेशन ही है ना, मैं बोलो 2 इंटू 3 या फिर आप बोलोगे 3 इंटू 2, आंसर तो सेम ही आएगा, क्या फर्क पड़ेगा। या सुनो, तो मैंने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दी उनकी, लेकिन पोजीशन चेंज करने से अभी बहुत ही बड़ा रिलेशन यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा। देखो ध्यान से, dx बाई dt का वैल्यू कितना होता है बच्चों, ध्यान से देखो, dx बाई dt की वैल्यू तो बच्चों v के बराबर होती है। अरे रे रे रे, dx बाई dt की वैल्यू तो v के बराबर होती है, मतलब कि ये तो हो गया dv बाई dx टाइम्स v। dx बाई dt को हमने क्या लिखा, हाँ dx बाई dt को हमने v लिख दिया, है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक, क्लियर है ना? बस तो बात खत्म। अभी dx को ये साइड पे लेके आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो a dx दैट इज इक्वल्स टू v dv, बात खत्म। दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रल a dx दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल v dv, है कि नहीं? चलो यहां पे x की रेंज क्या से क्या, तो मान लो कि ऑब्जेक्ट x 0 से स्टार्ट कर रहा है, x तक जा रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी उसकी v0 से स्टार्ट होके v तक बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमने दोनों की रेंज लगा दी। भैया देखो टाइम की लिमिट हमने 0 से t ही ली है एवरीवेयर, वेलोसिटी की लिमिट हमने v0 से v ही ली है, और x की यहाँ पे रेंज हमने x0 से x ही ली है। यस सुनो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो भैया कांस्टेंट होता है, तो वो तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली मोशन की बात कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन का रूल है कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है। यहाँ पे v बाहर नहीं आएगा, वो तो वेरिएबल है और v के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर इंक्रीज हो गया और इंक्रीज हुआ पावर डिनोमिनेटर में जाएगा, है कि नहीं? सिंपल है ना? और यहां से ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, अरे वो x नहीं है वो v है। ठीक, चलो
1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? तो भैया x होता है, x से x0। इट इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि v0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहां पे भी अपर माइनस लोअर करोगे बच्चों, ये क्या आ गया? a इंटू अपर माइनस लोअर दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ध्यान से देखो, ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a x माइनस x0। बच्चों यही तो था हमारा थर्ड फॉर्मूला, याद करो, यही तो था हमारा थर्ड इक्वेशन जो हमने यहां पे यूजिंग द कैलकुलस मेथड डिराइव किया। तो करना कुछ भी नहीं है भैया, सिंपल यहां पे रिलेशंस यूज करने हैं। कौन से रिलेशन यहां पे यूज किए मैं यहां पे लिखता हूं। पहला रिलेशन हमने यूज किया a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। ढंग से नहीं लिख पा रहे हम आज, क्या हो रहा है यार। तो पहला रिलेशन यूज किया हम a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। दूसरा रिलेशन हम यहां पे यूज किया v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। एंड तीसरा रिलेशन कौन सा यूज किया? तो यहां पे हम ये वाला रिलेशन, यहां पे देखो ये वाला रिलेशन यूज किए। वो बनाए कैसे बने वो ऊपर मैंने यहां पे सारा एक्सप्लेन किया है, यस और नो। हम यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन लिखेंगे और वो क्या है? a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx। ये हुआ तीसरा रिलेशन। पहले रिलेशन से पहला इक्वेशन मिला, दूसरे रिलेशन से दूसरा, और तीसरे रिलेशन से तीसरा इक्वेशन मिल गया, यस और नो। अभी ये मत पूछेंगे सर ये पहला दूसरा ये रिलेशन लाए कहां से? अरे भैया x से v और v से a, बार बार एक ही चीज में बार बार बोलता जा रहा हूं। x से v निकालना है तो आपको x का एक बार डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, v से a निकालना है तो v का एक बार डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो यहीं से ये सारी चीजें लिखी है, समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है यहां तक? बहुत ही बढ़िया। चलो तो आगे बढ़े क्या? ठीक है, चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे लिए एग्जांपल नंबर 3.1 3.3 देख लिए, जो लिंक था इसलिए हमने देख लिए। तो अभी लिंक्ड क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अभी 3.1 और 3.2 को क्यों बाकी रखे, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। बहुत ही आसान है, इसका आंसर तो आपको ही देना होता है, लेकिन फिर भी चलो देख लो। 3.1 में क्या बोला है? ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मैंने यहाँ पे बाजू में दिखा है वो पोर्शन, यहाँ पे ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे आपको फिगर 3.1 में से ये फिगर देखनी है, लेकिन मैंने उसका क्रॉप करके यहाँ पे लगा दिया है। आप यहीं पे देखते जाओ, स्क्रीन पे ही देखते जाओ, ठीक है। सो फिगर 3.1, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ओपी, मतलब कि एक कार ओ से पी जा रही है। बहुत ही बढ़िया। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकंड, मतलब कि उसको 18 सेकंड लग रहे ओ से पी जाने में। फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकंड, मतलब कि वो पहले ओ से पी जा रही है 18 सेकंड में, और फिर पी से क्यू आएगी 6 सेकंड में, ऐसा आपको बताया गया है। तो आपको क्या क्या निकालने को बोला है? देखो, व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी एंड फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। मतलब कि यहाँ पे दो अलग अलग जर्नी के लिए आपको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों निकालने हैं, यस और नो। चलो पहले पहले को सॉल्व करते हैं। पहले केस में क्या बोला है? फ्रॉम ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू पी। पहले फ्रॉम ओ टू पी का केस सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपको पता है, इसको वी बार से डिनोट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है आपको पता है? डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, है कि नहीं? यही तो फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। कहां से कहां? ओ से पी, मतलब कि ये हो गई हमारी इनिशियल पोजीशन x0, और ये हो गई हमारी फाइनल, मतलब कि x। या फिर आप हम इसमें ना x2 माइनस x1 से यूज टू है, तो हम इनिशियल को x1 बोलेंगे और ये फाइनल को x2 बोलेंगे। तो देखते जाओ, यहाँ पे डेल्टा x क्या होता है बच्चों? x2 माइनस x1 होता है, डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्या यहाँ पे टाइम 0 था, ये हो गया हमारे लिए t1, और यहाँ पे टाइम कितना हुआ है? t2, 18 सेकंड बोला है ना यहाँ पे, 18 सेकंड, यस और नो। तो भैया t2 माइनस t1, फॉर्मूला, ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। x2 कितना है भाई? पोजीशन देखो, ओरिजिन से x2 की पोजीशन 360, तो ये हो गया 360 माइनस x1 कितना है? तो 0 है भैया, डिवाइड बाय t2 कितना है? तो भैया 18 सेकंड, और t1 कितना है? 0। तो आपके सामने है, कितना आंसर आएगा भैया? 20 मीटर पर सेकंड। कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड, यस और नो। बच्चों आपने ध्यान दिया, ये पॉजिटिव आंसर आया, यस और नो, ये पॉजिटिव आंसर आया। खैर यहाँ पे साइन मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक? अरे भैया से यस और नो। चलो
ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अभी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों? हाँ, एवरेज स्पीड में ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी नहीं, पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। यहां पे क्या लिखेंगे? पाथ लेंथ। पाथ लेंथ। अभी मैं इसको पाथ लेंथ ऐसे सेंटेंस में क्यों लिखूं? इसको मैं सीधा लेंथ ऑफ ओपी ऐसे ही दिखा। गोपी नहीं बोले भाई, ओपी बोले। ओपी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ओपी कितना है? यहां से यहां की लेंथ कितनी है बच्चों? 360। 360, यस और नो? तो ये लेंथ, यहां पे तो लेंथ ही देखनी पड़ती है ना। तो ये 360 डिवाइड बाय डेल्टा टी कितना है? 18। तो यहां पे एवरेज स्पीड भी कितनी आई? 20 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? तो आंसर क्या आया? 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? यस और नो? तो ये होगा पहला क्वेश्चन। अभी दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरे में क्या बोला? फ्रॉम, ध्यान से देखते जाओ, फ्रॉम ओ टू पी। फिर उसके बाद इसको ना ओ टू पी ऐसे, फिर टू नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे डैश करके लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम ओ टू पी टू वापिस कहां तक? क्यू। ठीक है, यहां तक की जर्नी को ऑब्जर्व करनी है। यस और नो? चलो तो कर लेते हैं ऑब्जर्व। तो पहले निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, यहां पे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए ध्यान से देखो, एक ऑब्जेक्ट जो भी है वो यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। ठीक है, मान लो ये कार यहां से जर्नी स्टार्ट करे, फिर यहां से यहां तक गई पी तक, और फिर पी से वापस क्यू तक आई। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट के केस में ये और ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आए तो उतना डिस्प्लेसमेंट तो कैंसल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। यस और नो? तो जरा सोचो कि जब वो ओ से पी जाएगी और पी से क्यू आएगी तो फाइनली कहां पे होगी कार? यहां पे। तो ये हो गई मेरी यहां पे फाइनल पोजीशन। यस और नो? ये हो गई मेरी फाइनल पोजीशन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? इनिशियल तो जीरो है, लेकिन वो कार की फाइनल जब भी क्यू पे पहुंची तब वो होगी मेरी फाइनल पोजीशन ना। तो देखो, ओ से पी गई और पी से वापस क्यू आई और क्यू पे आई, तब वो मेरी फाइनल पोजीशन हुई। यस और नो? तो फाइनल पोजीशन में किसको मार्क करूंगा? क्यू को। तो x2 कहां लिखूंगा? क्यू के नीचे। यस और नो? और टाइम कितना लिया बच्चों इसने? टाइम कितना लिया? तो भैया ओ से पी गई तब 18 सेकंड और पी से क्यू आई तब और 6 सेकंड, मतलब कि टोटल टाइम उसने T2 कितना लगेगा? 18 प्लस 6। आप समझ सकते हो, 18 प्लस 6 मतलब कि कितना होगा? 24 सेकंड। क्लियर है? चलो तो अभी यहां पे फॉर्मूला लगाओ। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता क्या है? डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स कितना भैया? x2 माइनस x1 डिवाइड बाय डेल्टा टी कितना? तो भैया t2 माइनस t1। दैट इज इक्वल्स टू x2 फाइनल पोजीशन कहां है? q के ऊपर, मतलब कि 240 माइनस 0 डिवाइड बाय 240 माइनस 0 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। T2 है 24 सेकंड माइनस T1 है 0। ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया बच्चों हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? 10 मीटर पर सेकंड। अभी इसी केस के लिए अगर मैं एवरेज स्पीड निकालता हूं, एवरेज अगर मैं स्पीड निकालता हूं, ठीक है, तो जरा ध्यान दो, यहां पे एवरेज स्पीड कितनी आएगी? तो यहां पे तो मुझे पूरी पाथ लेंथ लिखनी है ना, मतलब कि पहले ओ से पी गई, मतलब कि ओपी लेंथ प्लस फिर पी से क्यू आई। लेंथ तो हमेशा प्लस ही होती है, ऐड ही होती जाती है। तो प्लस पी से क्यू की लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम, वो कितना है? 24 सेकंड। ठीक है, ओ से पी की लेंथ कितनी थी बच्चों? 360। ठीक है, ओ से पी की लेंथ कितनी थी? 360। फिर देखो पी से क्यू की लेंथ कितनी है? तो 360 में से 240 निकाल लो, मतलब कि 120 बचेगा। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी होगी? 120। तो ये हो गई 120 डिवाइड बाय 24। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों यू विल गेट, क्योंकि ये 60 और 80, 80 और 480, ये हो जाएगा 480 डिवाइड बाय 24, मतलब कि आसान है, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना? क्लियर है? तो ये हो गई एवरेज स्पीड फ्रॉम ओ टू पी टू क्यू। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, आज के लिए लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3.2। एग्जांपल 3.2 चलिए देखते हैं क्या बोला है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। अच्छा, पोजीशन का फंक्शन बच्चों यहां पे दिया गया है। जो दिया गया है उसको देखो, यहां पे क्या प्रोवाइडेड है? पोजीशन का फंक्शन, मतलब कि एक्स ऑफ टी यहां पे दिया गया है। इट इज ए प्लस बी टी स्क्वायर। क्या है? ए प्लस बी टी स्क्वायर।
जहां पे ए एंड बी कांस्टेंट है। ए की वैल्यू क्या है 8.5, बी की वैल्यू क्या है 2.5। ठीक है, तो ये जो भी है हमारे लिए तो 2.5 ने 8.5 जो भी है वो तो कांस्टेंट ही है, यस और नो। and t is the measured in second. Now what is its velocity at t is equals to 0 and t is equals to 2 second? मतलब कि हमें ये पोजीशन के रिलेटेड वेलोसिटी t is equals to 0 सेकंड पे एंड t is equals to 2 सेकंड पे कितनी होगी वो निकालना है, यस नो। बच्चों पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालने को बोला गया, मतलब कि ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यस नो। जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर टाइम, अब ये इंटरवल नहीं है t is equals to 0 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, t is equals to 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, तो ये कोई पर्टिकुलर सेकंड पे वेलोसिटी निकालने को बोला गया है, मतलब कि ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि नहीं। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने को बोला है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, मतलब कि पहले तो मुझे v ऑफ टी वाला फॉर्मूला बनाओ। v ऑफ टी वाला फॉर्मूला क्या होगा d बाई डी टी ऑफ x ऑफ टी। x का डिफरेंशिएशन क्या देता है भैया, वेलोसिटी देता है, तो वही सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई करो, d बाई डी टी ऑफ, अच्छा एक्स ऑफ टी का फॉर्मूला क्या है a प्लस बी टी स्क्वायर, है कि नहीं। चलो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमें पता है, डिफरेंशिएशन एडिशन में अलग से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर, बच्चों आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, मतलब कि ये तो जीरो हो गया, तो ये तो हो गया जीरो प्लस कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है तो b बाहर, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है b इंटू टी स्क्वायर का, टू आगे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं है, टू आगे एक पावर कम होगी, मतलब कि ट्वाइस टी, तो ये हो गया ट्वाइस बी टी। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी की फॉर्मूला, ठीक है, वेलोसिटी का फंक्शन, फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, वेलोसिटी का फंक्शन हो गया, टाइम का फंक्शन, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन, ठीक है। अभी हमें क्या बोला है यहाँ पे, देखो हमें क्या क्या निकालने को बोला है, एक तो वेलोसिटी 0 सेकंड पे कितनी, तो जब भी मैंने जीरो प्लेस किया यहाँ पे तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख दूं, नीचे ही लिख दूं, नीचे जगह है ना, उतने में आ जाएगा, ठीक है। तो v0 पहले तो निकालने को, एट t t इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे हमने जब भी ये जीरो वैल्यू प्लेस की तो पता चला कि ये तो 0 मीटर पर सेकंड दिखा रहा है, मतलब कि इनिशियली एट t इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। दूसरी वैल्यू क्या है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब कि मुझे v ऑफ 2 निकालने को बोला गया है। टाइम की वैल्यू क्या प्लेस करनी है यहाँ पे 2, जैसे हमने यहाँ पे 2 प्लेस किया तो ट्वाइस b इंटू 2, मतलब कि ये तो हो जाएगा 4 टाइम्स b, और b का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे b की वैल्यू है 2.5, ठीक है। तो मतलब ये कितना आएगा आप समझ सकते हो, इट इज 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। तो v ऑफ 2 क्या आया 10 मीटर पर सेकंड। ये था एक पोर्शन, ठीक है, जो एक क्वेश्चन आपको पहला पूछा था वो। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड, मतलब कि यहाँ पे आपको अभी एवरेज वेलोसिटी निकालना को बोला है, यस सुनो, आपको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोला है, यस सुनो। और आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, बनाने की जरूरत नहीं, आपको पता है, दैट इज क्या होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यहाँ पे बोला है कि 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड का जो ये इंटरवल है ना, उतने इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूं तो बच्चों मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ t1 क्या है 2 सेकंड है, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2, t2 क्या है 4 सेकंड है, क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। चलो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स होता है x2 माइनस x1, मतलब कि यहां पे मैं लिखूं तो इसको मैं बोलूंगा x, x2 मतलब कि टाइम t2 पे फाइनल पोजीशन, यस सुनो। x2 का मतलब क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखोगे ना, तो x2 का मतलब क्या होता है, एट टाइम t2 जो भी पोजीशन है वो, ठीक है। मान लो कि ये t2 है और ये t1 है, यहाँ पे टाइम t1 हमने अज्यूम किया, तो यहाँ की पोजीशन को x1 बोलते हैं, यहाँ की पोजीशन को x2 बोलते हैं। तो अल्टीमेटली x2 है क्या, टाइम t2 पे जो पोजीशन होगी वो हमारे लिए x2 होगी, एंड टाइम t1 पे जो पोजीशन होगी वो हमारे लिए x1 होगी, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना उसको x2 और x1 को ना थोड़ा अलग से लिखता हूं, क्योंकि मेरे पास ना ये फंक्शन है x ऑफ t का पूरा फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं टाइम की वैल्यू प्लेस करके पहले तो मैं x2 निकालूंगा, और क्योंकि मैं उसको अलग से निकालना नहीं चाहता, यही इक्वेशन में निकालना चाहता हूं, इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे x एट टाइम t2, और वो t2 कितना है 4, माइनस x एट टाइम t1, और t1 कितना है 2, ठीक है, डिवाइड बाई 4 माइनस 2। तो इसका मतलब क्या है, x ऑफ 4 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
एट 4 सेकंड जो भी x की वैल्यू आएगी वो, और वही तो हमारे लिए क्या होगी बच्चों, x2 होगी ना, फाइनल पोजीशन एट टाइम t2। एंड इसका मतलब क्या है, एट टाइम 2 जो भी वैल्यू x की आएगी वो, ठीक है, और वही तो हमारे लिए क्या होती है बच्चों, x1। यस नो, इनिशियल पोजीशन एट टाइम t1 जो भी पोजीशन होती है उसी को तो x1 बोला जाता है, एट टाइम t2 जो भी पोजीशन उसी को तो x2 बोला जाता है। तो मैंने सिर्फ डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं x ऑफ 4, मतलब कि यहाँ पे ये फंक्शन x ऑफ t का जो फंक्शन है ना, उसमें आपको t की जगह पे क्या प्लेस करना है, आपको t की जगह पे यहाँ पे 4 प्लेस करना है, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू 4 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर दे थोड़ा। तो ये हो जाएगा a प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16b माइनस a माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4b डिवाइड बाय 2। ए तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 16 में से 4 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा 12, तो ये हो जाएगा 12b डिवाइड बाय 2, ठीक है। और इसको 6 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो आंसर निकलेगा 6 टाइम्स b। लेकिन 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 हमें b की वैल्यू भी तो प्रोवाइडेड है ना, तो सीधी b की वैल्यू ही यहाँ पे प्लेस करेंगे ना, b की वैल्यू भी तो प्लेस कर सकते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, b की वैल्यू है हमारे पास 2.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2.5, मतलब कि ये हुआ 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। तो ये हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हुआ यहां तक, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलो तो यहां पे बच्चों हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय बाय।